ओके, यस बच्चों, एक बार अच्छे से ध्यान देना बेटा। मैं आप लोगों को, हरीश मथारी, आप लोगों को अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स बता रहा हूं मेरे बच्चे। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशन एंड प्रिंसिपल। ये कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन, प्रिंसिपल CA, CS एंड CMA की एग्जाम में या 11th 12th के एग्जाम में काम आने वाले ये सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशन, प्रिंसिपल्स को हम लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। मतलब कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशन, प्रिंसिपल, ये तीनों टर्म को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। इसकी जगह वो, इसकी जगह वो। जैसे शक्कर की जगह शक्कर नहीं घर में तो पीसी शक्कर यूज कर लो, पीसी शक्कर नहीं तो गुड़ यूज कर लो, गुड़ नहीं मिश्री यूज कर लो। इंटरचेंजेबली हम लोग यूज कर सकते हैं। ये सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल डूइंग एन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और while doing an accounting entries or any transaction. So ये सारे कॉन्सेप्ट अकाउंटेंट को गाइड कर रहे हैं। जब भी कोई कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन करूंगा तो आपको बोलूंगा हे अकाउंटेंट सुन, मतलब ये सारे कॉन्सेप्ट अकाउंटेंट को गाइड कर रहे हैं। सो सबसे पहला कॉन्सेप्ट बेटा कौन सा है? बिजनेस एंटिटी और एंटिटी कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट का कहना है ओनर एंड बिजनेस ये दोनों सेपरेट सेपरेट पर्सन है। ये कॉन्सेप्ट कह रहा है हे अकाउंटेंट सुन, जब भी तू अकाउंटिंग करेगा तब तूने ये सोच के अकाउंटिंग करना है कि ओनर एंड बिजनेस ये दोनों सेपरेट पर्सन है। सो अगर ओनर से बिजनेस ने कुछ लिया तो बिजनेस को उसे वापस लौटाना पड़ेगा। ओनर से जो कुछ हम लोग लेते हैं उसे कैपिटल बोलते हैं और वापस लौटाना पड़ेगा, मतलब लाइबिलिटी है, इसीलिए कैपिटल लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं मेरे बच्चे। ओनर के पर्सनल एक्सपेंस बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं आएंगे। और जब भी आप अकाउंटिंग करोगे तो यू हैव टू डू द अकाउंटिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस एंड नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनी अदर थर्ड पर्सन। ये आपका पहला कॉन्सेप्ट कहता है। दूसरा कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सा है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अच्छे से ध्यान देना। इस कॉन्सेप्ट का कहना है हे अकाउंटेंट सुन, जब भी तू अकाउंटिंग करेगा तो तूने वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है विच यू कैन मेजर इन मनी और money's worth. You have to record only those transaction which you can measure in money और money's worth. मतलब जो ट्रांजेक्शन को आप लोग मनी और मनीज वर्थ में मेजर नहीं कर सकते, आपने उसका अकाउंटिंग भी नहीं करना है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे तरफ मत देखो, ऐसा कौन बोल रहा है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। सो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट अकाउंटेंट को कहता है हे अकाउंटेंट सुन, जब भी तू अकाउंटिंग करेगा तब तूने वही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है विच यू कैन मेजर इन मनी और मनीज वर्थ। इसका मतलब अगर बिजनेस के ओनर का किसी के साथ झगड़ा हो गया है ना, बिजनेस के ओनर का किसी के साथ झगड़ा हो गया है ना, वायरल झगड़ा हो गया, या ओनर को किसी से प्यार हो गया, या ओनर के घर पे बच्चा पैदा हो गया, नेचुरल लव, अफेक्शन, ये सारी चीजों का झगड़ा, मौत, ये सारी चीजों का हम लोग अकाउंटिंग नहीं कर सकते बिकॉज हम लोग इन सारी चीजों को मनी और मनीज वर्थ में मेजर भी नहीं कर सकते। आसान भाषा में हे अकाउंटेंट सुन, तूने बस वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है विच यू कैन मेजर इन मनी और मनीज वर्थ। जिस ट्रांजैक्शन को तू मनी और मनीज वर्थ में मेजर नहीं कर सकता उसका तो अकाउंटिंग भी नहीं करेगा। समझ में आ रहा है बच्चे बात सभी को? सो आज के बाद अगर आपको कोई सवाल पूछता है कि धीरू भाई अंबानी भगवान जी के पास चले गए, आप उसकी अकाउंटिंग क्यों नहीं कर सकते, तो उसको बोलना इधर आ बैठ, उसके पीछे एक वर्ड में वजह है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। बिकॉज यू हैव टू रिकॉर्ड ओनली दोस ट्रांजैक्शन विच यू कैन मेजर इन मनी और मनीज वर्थ। डन? क्लियर है? अब समझ में आया? जो आप बचपन में अकाउंटिंग करते थे, अलमारी में किताब रख दिया, अलमारी अकाउंट, डेबिट टू किताब अकाउंट, बराबर है क्या? ये सब गलत एंट्रीज थी। लड़की ने मुझे चप्पल मारा तो चप्पल अकाउंट, डेबिट टू इज्जत अकाउंट। ये सारी चीजों का अकाउंटिंग नहीं होता, खेल खेल में हो जाएगा, रियल में इसका अकाउंटिंग नहीं होगा, है ना। दोस्तों के साथ हंसी मजाक में करते थे आप ऐसी अकाउंटिंग। सो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि आपने वही ट्रांजेक्शन का अकाउंटिंग करना है विच यू कैन मेजर इन मनी और मनीज वर्थ। नेक्स्ट बेटा आपका कॉन्सेप्ट है वो है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। लिखो, थर्ड नंबर का कॉन्सेप्ट है पीरियोडिसिटी। लिखो पीरियोडिसिटी, या इसी को मैं बोलूंगा प्यार से अकाउंटिंग परेड। इसी को प्यार से क्या बोलूंगा बेटा? अकाउंटिंग परेड कॉन्सेप्ट। इसी को प्यार से क्या बोलूंगा? अकाउंटिंग परेड कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट का जो कहना है ना मैं आपको समझाता हूं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है उसके पहले मुझे आपको एक चीज समझाना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है उसके पहले मुझे आपको एक चीज समझाना पड़ेगा। अच्छे से ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना मेरे बच्चे।
उसके पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसका नाम है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ध्यान देना, बने रहना मेरे साथ में। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कह रहा है, हे अकाउंटेंट सुन, जब भी तू अकाउंटिंग एंट्री करेगा तब तूने ये सोच के अकाउंटिंग एंट्री करना है कि बिजनेस का जो लाइफ है वो इनफाइनाइट है। बिजनेस का लाइफ जो है वो इनफाइनाइट है, मतलब मेरा बिजनेस चलता चला जाएगा, मेरा बिजनेस चलता चला जाएगा, मेरा बिजनेस लंबे समय तक चलने वाला है। अगर ये सोच करके तुम अकाउंटिंग करते हो, ये सोच के तुम अकाउंटिंग करते हो, दैट मीन्स यू आर फॉलोइंग द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। लेकिन इसमें एक छोटी सी दिक्कत है मेरे बच्चे। अब अगर आपके बिजनेस का लाइफ इनफाइनाइट है, अनलिमिटेड पीरियड है, इनफाइनाइट लाइफ, लंबे समय तक आपका बिजनेस चलने वाला है, मतलब आपका ना ही कोई इंटेंशन है बिजनेस नियर फ्यूचर में बंद करने वाला, ना ही आपकी ऐसी कोई परिस्थिति है। फिर से सुनना मैं क्या बातें बोल रहा हूं, गहराई है इस बात में। ना ही आपका कोई इंटेंशन है नियर फ्यूचर में बिजनेस बंद करने का, ना ही आपकी ऐसी कोई परिस्थिति है कि आपका बिजनेस नियर फ्यूचर में बंद होने वाला है, और आपके बिजनेस का लाइफ इनफाइनाइट है, ये सोच के अगर आप एक अकाउंटिंग एंट्रीज कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर फॉलोइंग द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अब ध्यान देना, अब इसका मतलब क्या है, बिजनेस का लाइफ इनफाइनाइट है, यानी बिजनेस कब खत्म होगा पता नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, कोई भी काम का रिजल्ट कब आता है मेरे बच्चे, वो काम खत्म होने के बाद। बिजनेस कब खत्म होने वाला है पता नहीं, तो बिजनेस का रिजल्ट कब आएगा, बिजनेस का रिजल्ट कब आएगा पता नहीं, क्योंकि बिजनेस का लाइफ तो इनफाइनाइट है। तो अब यहां तो हम लोग बड़ी मुश्किल में फंस गए, यहां हम बड़ी मुश्किल में फंस गए। बिजनेस का लाइफ इनफाइनाइट है, तो बिजनेस का रिजल्ट जानने के लिए क्या इनफाइनाइट लाइफ तक वेट करूं? अगर ऐसा रहता तो धीरू भाई अंबानी अपने रिलायंस कंपनी का प्रॉफिट और लॉस जाने बगैर ही ऊपर चले जाते। समझ में आ रहा है क्या? सो बिजनेस का लाइफ भले इनफाइनाइट है, फिर भी हमें उसका रिजल्ट जानने के लिए, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन या ऑपरेटिंग रिजल्ट जानने के लिए हमें इनफाइनाइट लाइफ तक वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने बिजनेस के उस इनफाइनाइट लाइफ को, हमने बिजनेस के उस इनफाइनाइट लाइफ को 12 मंथ के इंटरवल में तोड़ दिया, 12 मंथ के इंटरवल में तोड़ दिया। बिजनेस के उस इनफाइनाइट लाइफ को हमने 12 मंथ के 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 इंटरवल में तोड़ दिया मेरे बच्चे। और उसी 12 मंथ के पीरियड को आप लोग प्यार से अकाउंटिंग पीरियड कहते हो। मतलब भले ही बिजनेस का लाइफ इनफाइनाइट है, लेकिन हमें बिजनेस का रिजल्ट जानने के लिए मेरे बच्चे इनफाइनाइट लाइफ तक वेट करने की जरूरत नहीं है। हम लोग 12 मंथ के बाद एक कट ऑफ डेट और यहाँ प्रोसीजर फॉलो करते हैं, और यहाँ हम लोग क्या बना लेते हैं, फिनेंशियल स्टेटमेंट। आप लोग प्यार से उसको फाइनल अकाउंट कहते हो। फिर 12 मंथ बाद आप फाइनल अकाउंट बना लेते हो, फिनेंशियल स्टेटमेंट। फिर 12 मंथ बाद आप फिनेंशियल स्टेटमेंट बना लेते हो। यस और नो? सो हमें इनफाइनाइट लाइफ तक वेट करने की जरूरत नहीं है बिजनेस का रिजल्ट जानने के लिए। हम लोग क्या करते हैं मेरे बच्चे, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट की मदद से। कौन सा कॉन्सेप्ट? अकाउंटिंग पीरियड और पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट की मदद से हमने बिजनेस की उस इनफाइनाइट लाइफ को 12 मंथ के इंटरवल में, बिजनेस की उस इनफाइनाइट लाइफ को 12 मंथ के इंटरवल में डिवाइड कर दिया, 12 मंथ के इंटरवल में डिवाइड कर दिया। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हमें किसने बचाया? ऐसा हमें इस झंझट से हमें अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट ने बचाया बेटा। सो ये जो प्रॉब्लम आ गई थी, ये झंझट आ गई थी कि बिजनेस का लाइफ इनफाइनाइट है, अब रिजल्ट कैसे जाने, है ना? इनफाइनाइट लाइफ तो वेट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट लाइफ तक तो वेट नहीं कर सकते खत्म होने तक। तो इस प्रॉब्लम से हमें किसने बाहर निकाला? पीरियोडिसिटी और अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ये बात समझ आई सभी को? सो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहता है, हे अकाउंटेंट सुन, बिजनेस के इनफाइनाइट लाइफ को तू 12 मंथ के इंटरवल में तोड़ दे, और हर बार 12 महीने बाद ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट, या जो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, डिपेंड्स ऑन एंटिटी टू एंटिटी, वो प्रिपेयर करो। सो आज के बाद अगर आपसे कोई सवाल पूछता है कि सर 12 मंथ बाद ही हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, तो उसको बोलना इधर बैठ, उसके पीछे एक वर्ड में बजाय अकाउंटिंग पीरियड और पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। सर ये 12 मंथ ही रहेगा, उससे कम या ज्यादा हो सकता है? बेटा देखो, फर्स्ट ईयर अगर है तो 12 मंथ से कम भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जनरली 12 मंथ होता है। क्लियर है? ये बात समझ आई सभी को? सो पीरियोडिसिटी और गोइंग कंसर्न एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है। ये बात समझ आई मेरे बच्चे सभी को? अब मैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, अच्छे से ध्यान देना। गोइंग कंसर्न को कंटिन्यू कर रहा हूं, अब अच्छे से ध्यान दो। असेट का मतलब आप लोगों को पता है मेरे बच्चे? असेट का मतलब पता है सभी को? असेट मतलब क्या? रिसोर्सेस हैविंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। असेट मतलब क्या मेरे बच्चे? रिसोर्सेस हैविंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, यही होता है असेट का मतलब। अब मुझे ये बात बताओ, उस रिसोर्स का फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है तो हम लोग उससे क्या बोल देते हैं? असेट। मान लो
उस रिसोर्स का फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट ही नहीं है तो उसे एसेट बोलेंगे क्या? ना। अब सर मुझे एक बात बताओ, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कब मिलेगा? मान लो मैंने बिजनेस के लिए एक बिल्डिंग परचेस किया, ये बिल्डिंग को आप सभी लोग असेट बोलते हो, क्यों? क्योंकि ये बिल्डिंग का हमारे बिजनेस को फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। कब मिलेगा इकोनॉमिक बेनिफिट बेटा? फ्यूचर में। कब मिलेगा बेनिफिट? फ्यूचर में। अब मुझे एक बात बताओ, मेरे बिजनेस का फ्यूचर कब है? मेरे बिजनेस का फ्यूचर कब है? अगर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, अगर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है तो ही मेरे बिजनेस का फ्यूचर है। फिर से मेरे साथ साथ बोलो बेटा, अगर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है तो ही मेरे बिजनेस का फ्यूचर है, और अगर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट नहीं तो मेरे बिजनेस का फ्यूचर नहीं। अगर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट नहीं तो मेरे बिजनेस का फ्यूचर नहीं। फ्यूचर नहीं तो फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट भी नहीं। फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं तो वो असेट नहीं। असेट नहीं तो सब कुछ क्या हो जाएगा? असेट नहीं तो सब कुछ क्या हो जाएगा? एक्सपेंस। वाह, कुछ बात समझ आई क्या आपको? सो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है बिजनेस का फ्यूचर है। गोइंग कंसर्न कहता है बिजनेस का फ्यूचर है। सो गोइंग कंसर्न नहीं तो बिजनेस का फ्यूचर भी नहीं। फ्यूचर नहीं तो फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं, और फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं तो वो आइटम असेट नहीं। असेट नहीं है तो सब कुछ क्या हो जाएगा? एक्सपेंस। सो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, असेट और एक्सपेंस को किसने बाइफरकेट किया? आज अगर आपसे आज के बाद कोई सवाल पूछे कि असेट और एक्सपेंस को बाइफरकेट करने वाला कौन है, तो उसको बोलना इधर आ मेरे भाई बैठ, उसका नाम है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। सो असेट और एक्सपेंस को बाइफरकेट करने वाला गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है। लॉन्ग टर्म आइटम और शॉर्ट टर्म आइटम को बाइफरकेट करने वाला गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल और रेवेन्यू आइटम को बाइफरकेट करने वाला गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है। सो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के बीच में दूरियां किसने बनाई? गोइंग कंसर्न ने। सो अगर गोइंग कंसर्न नहीं तो बिजनेस का फ्यूचर नहीं, फ्यूचर नहीं तो लॉन्ग टर्म कुछ नहीं, लॉन्ग टर्म नहीं तो मतलब सब कुछ शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म नहीं तो सब कुछ शॉर्ट टर्म। क्या बोलते हो? बात समझ आ रही मेरे बच्चे सभी को? बात समझ आ रही सभी को? यस और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे, प्लीज ध्यान देना। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूं बेटा। गोइंग कंसर्न के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा आपका अक्रूअल कॉन्सेप्ट। अक्रूअल कॉन्सेप्ट यहां लिख रहा हूं बेटा मैं, अक्रूअल कॉन्सेप्ट। अक्रूअल कॉन्सेप्ट का क्या कहना है अच्छे से समझना मेरे बच्चे सभी ने। अक्रूअल कॉन्सेप्ट का कहना है, हे अकाउंटेंट सुन, अक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है यू हैव टू, सुनना है जरा, रिकॉग्नाइज इनकम एंड एक्सपेंसेस एज एंड व्हेन सच इनकम और एक्सपेंसेस ड्यू और अक्रूड। जैसे ही कोई इनकम या एक्सपेंस ड्यू हो जाता है, अक्रू हो जाता है, आपने उसे रिकॉग्नाइज मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है, मतलब उसकी अकाउंटिंग कर लेना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल रिसीट और पेमेंट ऑफ सच इनकम और एक्सपेंसेस। ओ हो। देखो बेटा इसने क्या बोला, अच्छे से ध्यान देना। ये कॉन्सेप्ट कह रहा है, हे अकाउंटेंट सुन, जब भी तू अकाउंटिंग करेगा तब तूने इनकम और एक्सपेंसेस की अकाउंटिंग कर लेना है। जैसे ही वो इनकम और एक्सपेंसेस ड्यू हो गए, अक्रू हो गए, लागू हो गए, उसकी अकाउंटिंग कर ले। उस इनकम के मिलने की या एक्सपेंस के पेमेंट की राह मत देखना। इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल रिसीट और पेमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस, आपने क्या करना है मेरे बच्चे? आपने उसकी अकाउंटिंग कर लेना है। जैसे ही वो इनकम या एक्सपेंसेस ड्यू हो गया, अक्रू हो गया, लागू हो गया, आप उसकी अकाउंटिंग कर लो। उस इनकम के एक्चुअल में रिसीव होने की राह मत देखो। इनकम ड्यू होना मतलब क्या सर? मान लो मैंने किसी को माल बेचा उधारी में, बोलो पैसा आया अभी तक ना, बोलो पैसा आया अभी तक ना। मैंने उधारी में माल बेचा, बोलो पैसा आया अभी तक ना। पैसा नहीं आया बट फिर भी मैं अकाउंटिंग कर लेता हूं, क्योंकि तो क्या हुआ, इनकम मिला नहीं।
तो क्या हुआ, इररिस्पेक्टिव, उसको मिले चाहे ना मिले, मिले चाहे ना मिले, इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल रिसीट और पेमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। मैंने उधारी में माल बेचा, भले ही पैसा नहीं मिला, बट फिर भी मैं अकाउंटिंग करता हूं। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं मिला तो क्या हुआ, एक्चुअल में रिसीव नहीं हुआ, लेकिन ड्यू तो हो गया। सामने वाले को मैं कोर्ट में घसीट के तो लेके जा सकता हूं, अगर उसने पैसा नहीं दिया तो पैसा ड्यू तो हो गया, मेरे पास लीगल राइट तो आ गया, यस और नो, अक्रू तो हो गया इनकम। मंथ एंड में एम्प्लॉय को मैंने सैलरी नहीं दिया, मैं सैलरी दूंगा अगले महीने के 5 दिनों के अंदर में, लेकिन मंथ एंड को सैलरी ड्यू हो गई, मेरे ऊपर खर्चा लागू हो गया, मंथ एंड को मैं सैलरी का एंट्री कर लेता हूं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेएबल, और जब मैं पेमेंट करूंगा फ्यूचर में सैलरी का, तब लिखूंगा सैलरी पेएबल टू बैंक। सो मेरे बच्चों, जैसे ही एक्सपेंस या इनकम अक्रू हो जाता है, ड्यू हो जाता है, लागू हो जाता है, आप उसका अकाउंटिंग कर दो, उसके मिलने ना मिलने की, एक्सपेंस के मिलने ना मिलने की, इनकम के मिलने ना मिलने की, या एक्सपेंस के पेमेंट की राह मत देखो। कुछ बात समझ में आ रही क्या मेरे बच्चों आपको? सो अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है, हे अकाउंटेंट सुन, यू हैव टू रिकॉग्नाइज द इनकम एंड एक्सपेंसेस एज एंड व्हेन सच इनकम एंड एक्सपेंसेस वर ड्यू, अक्रूड और लागू हो गए, इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल रिसीट और पेमेंट ऑफ सच इनकम और एक्सपेंसेस रिस्पेक्टिवली। क्या बोलते हो, समझ में आ रहा है क्या? यस और नो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चे आपका पीरियोडिसिटी हो गया, अक्रूवल हो गया, उसके बाद मैं ले रहा हूं मैचिंग कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चे मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट। सो ध्यान देना बेटा सभी ने। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मैचिंग, लिखो 6 नंबर, लिखो मेरे बच्चे 6, मैचिंग कॉन्सेप्ट। इसी को प्यार से हम लोग कहते हैं रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग और रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट। मेरे साथ साथ लिखना मेरे बच्चे, मैचिंग और रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट। अच्छे से ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना मेरे बच्चे। सो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट का क्या कहना है, सॉरी ये लिखा थोड़ा, मैचिंग कॉन्सेप्ट का क्या कहना है अच्छे से समझना जरा। मैचिंग देखो अच्छे से ध्यान देना अभी, हाँ अच्छे से ध्यान देना मेरे बच्चे। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है, हे अकाउंटेंट सुन, एक्सपेंसेस ऑफ पर्टिकुलर पीरियड शुड मैच with the revenue of same particular period। ओह सर ये क्या चीज बोल दी आपने? सर एक्सपेंस और रेवेन्यू मैच हो जाएगा तो डिफरेंस तो जीरो आएगा, तो प्रॉफिट लॉस जीरो आएगा क्या? नो, मैं मैचिंग अमाउंट के सेंस में नहीं बोल रहा हूं। देखो जरा ध्यान देना अच्छे से बेटा, क्वांटिटी के सेंस में बात नहीं कर रहा हूं, क्वालिटी के सेंस में बात कर रहा हूं। अच्छे से ध्यान देना मेरे बच्चे, अच्छे से ध्यान देना। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है मेरे बच्चे, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। प्लीज ध्यान देना सभी ने। ये डेबिट साइड में आपने लिखा परचेस, आपको समझाने के लिए मैं क्वांटिटी में बात कर रहा हूँ, अमाउंट में नहीं। मैं किस में बात कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए? क्वांटिटी में। ये मैंने परचेस किया बेटा 10 क्वांटिटी, और ये मैंने सेल किया आपको समझाने के लिए 8 क्वांटिटी। बोल मेरे बच्चे, इनकम कितने क्वांटिटी का है? 8 क्वांटिटी का। तो यहाँ पे एक्सपेंस भी कितने क्वांटिटी का आना चाहिए था? 8 क्वांटिटी का, लेकिन एक्सपेंस कितने क्वांटिटी का दिख रहा है? 10। ओहो, रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट हर्ट हो गया। एक्सपेंस दिख रहा है 10 क्वांटिटी का, रेवेन्यू दिख रहा है 8 क्वांटिटी का। एक्सपेंस ऑफ पर्टिकुलर पीरियड शुड मैच विद द रेवेन्यू ऑफ सेम पर्टिकुलर पीरियड। भैया एक्सपेंस तो 2 क्वांटिटी का ज्यादा दिख रहा है, एक्सपेंस जो 2 क्वांटिटी का ज्यादा दिख रहा है, चलो उसे कम करो। कम करना है तो अपोजिट में लिखो, और ये अपोजिट में हमने लिख दिया 2 क्वांटिटी। इसी को मेरे बच्चों आप लोग प्यार से क्लोजिंग स्टॉक कहते हो। सो आज के बाद अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि क्लोजिंग स्टॉक तो असेट है, असेट होने के बावजूद भी वो ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों दिख रहा है? ट्रेडिंग तो नॉमिनल अकाउंट है, तो उसको बोलना इधर आ बेट। हमने हरीश सर का लेक्चर अटेंड किया है, उस लेक्चर में हरीश सर ने बताया था क्लोजिंग स्टॉक ये इज नथिंग बट एन एडजस्टमेंट आउट ऑफ परचेस, इज एन एडजस्टमेंट आउट ऑफ परचेस। ये क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे जो दिख रहा है ना, वो असेट बोल के नहीं दिख रहा है, वो एडजस्टमेंट आउट ऑफ परचेस है। और ये एडजस्टमेंट क्यों किया? एक वर्ड में इसकी वजह है रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट। एक वर्ड में इसकी वजह है रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हो बच्चों, कुछ बात समझ आ रही क्या? और यही वो कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से, प्लीज ध्यान देना, यही वो कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से
जैसे मान लो आपके पीएनएल के डेबिट साइड में सैलरी दिख रही है 13,000 और एडजस्टमेंट में अगर लिखा है कि 1,000 ये सैलरी पेड इन एडवांस है, 1,000 ये सैलरी पेड इन एडवांस है, तो यही वो कॉन्सेप्ट है जिसके चलते आप ये एडवांस सैलरी यहां से माइनस करते हो आउटर कॉलम में 12,000 और दूसरा इफेक्ट एडवांस सैलरी आप बैलेंस शीट में दिखाते हो करंट असेट में एडवांस सैलरी 1,000। क्यों? क्योंकि ये 1,000 इस पीरियड की सैलरी नहीं है, इस पीरियड का नहीं है, मैचिंग चाहिए, इस पीरियड में इसी पीरियड के खर्चे, इस पीरियड में इसी पीरियड की इनकम, ना फ्यूचर का ना पास्ट का, इस पीरियड में इसी पीरियड का चाहिए। क्या बोलते हो मेरे बच्चों? कुछ बात समझ में आ रही क्या? कुछ बात समझ आ रही सभी को? So we have to deduct the respective expenses, we have to deduct the advance expenses from the respective expenses just because of revenue matching concept. Advance expenses को हम लोग respective expenses से कम कर देते हैं। Yes sir, पक्की बात है। सो मेरे ख्याल से आपको डिटेल में समझ में आया होगा रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट और उसके एप्लीकेशन भी समझ में आएंगे। अच्छा सर अब समझ में आया, नहीं तो हमने तो सर आज तक लर्न करके रखा था, एक्सपेंसेस में से एडवांस एक्सपेंस माइनस करके दूसरा इफेक्ट दिखाओ बैलेंस शीट के एसेट में। लर्न नहीं करना है मेरे बच्चे, हर चीज को लॉजिकल समझना है, लॉजिकल वे में समझना है। डन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा मैचिंग के बाद कॉस्ट कॉन्सेप्ट। 7 नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो है बेटा कॉस्ट कॉन्सेप्ट। चलो मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूं, मेरे बच्चे चलो हो जाए यार स्क्रॉल। हाँ कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, ओके लिखो कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ओके कलर कौन सा लू? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को 80 90 पूरे 100। हाँ ये ले लेता हूं। लिखो कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इसी को प्यार से हिस्टोरिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कहते हैं बेटा, बरोबर है। और कॉस्ट कॉन्सेप्ट और इसी को प्यार से हम लोग हिस्टोरिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। चलो अच्छे से ध्यान देना। कॉस्ट कॉन्सेप्ट का क्या कहना है, जब भी आप अकाउंटिंग करोगे, जब भी आप किसी असेट की अकाउंटिंग करोगे, तब आपने क्या करना है, उस असेट को अक्वायर करने के लिए आपने जो एक्विजिशन कॉस्ट पे किया, इसी कॉस्ट पे आपने उस असेट का अकाउंटिंग करना है, न इससे ज्यादा न इससे कम, न इससे ज्यादा न इससे कम। सो व्हाइल डूइंग एन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर एन असेट यू हैव टू रिकॉग्नाइज सच असेट इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट एट इट्स एक्विजिशन कॉस्ट, न उससे ज्यादा न उससे कम। ये बात समझ आ रही मेरे बच्चे सभी को? सो कॉस्ट कंसेप्ट का कहना है, प्लीज ध्यान देना बेटा, कॉस्ट कंसेप्ट का कहना है, मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने एक प्लांट एंड मशीनरी परचेस किया, आपने खरीदा 1 अप्रैल 2020 को, ये मशीन आपने इंस्टॉल किया और रेडी फॉर यूज है मेरे बच्चे 1 मई 2020 को। आपने खरीदा था बेटा 10 लाख में, इसको रेडी फॉर यूज करने तक ट्रांसपोर्ट चार्जेस लगे, बिजनेस प्रीमाइसेस में लाना पड़ा, इंस्टॉलेशन चार्जेस देने पड़े इंजीनियर को, पुरानी मशीन निकालने के लिए डिमोलिशन चार्जेस देने पड़े, वो सब मिला के मान लो आपको समझाने के लिए 2 लाख। सो बता मेरे बच्चे रेडी फॉर यूज करने तक एक्विजिशन कॉस्ट कितना लगा? टोटल लगा 12 लाख। सो हमें इस मशीन का अकाउंटिंग करना है एट 12 लाख, न उससे ज्यादा न उससे कम। मतलब जब भी हम लोग असेट को बाय करेंगे तो उसका अकाउंटिंग हमें एट इट्स कॉस्ट करना है, मार्केट वैल्यू नहीं। फिर इस मशीन का मार्केट वैल्यू चाहे 10 लाख हो, चाहे 9 लाख हो, चाहे 15 लाख हो, समझ में आ रहा है? हम लोग कितने पे दिखाएंगे इसको? हम लोग एक्विजिशन के समय इसकी अकाउंटिंग करेंगे, जितना मेरे जेब से मैंने पैसा किया उतना, न उससे ज्यादा न उससे कम। सर ऐसा क्यों किया आपने? जस्ट बिकॉज ऑफ कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये बात समझ आ रही मेरे बच्चे सभी को? यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? ये था कॉस्ट कॉन्सेप्ट मेरे बच्चे, बरोबर। कॉस्ट कॉन्सेप्ट के बाद वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चे रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग, बिल्कुल डरना मत। कॉस्ट कॉन्सेप्ट के बाद कौन सा कॉन्सेप्ट है आपका? रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट का क्या कहना है, अच्छे से ध्यान देना। ये कॉन्सेप्ट का कहना है, हे अकाउंटेंट सुन, तूने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है,
तूने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है। जैसे ही वो रेवेन्यू रियलाइज हो जाए, जैसे ही कोई रेवेन्यू रियलाइज हो जाएगा तू उसे रिकॉग्नाइज कर दे। रिकॉग्नाइज करने का अर्थ होता है मेरे बच्चे उसका अकाउंटिंग करना। रिकॉग्नाइज करने का अर्थ होता है मेरे बच्चे उसका अकाउंटिंग करना। ये बात समझ आ रही सभी को? सर ये थोड़ा सुना सुना लग रहा है। अक्रूवल कॉन्सेप्ट में भी ऐसे बोला था जैसे कोई इनकम या एक्सपेंस। अब इनकम एक्सपेंस में से भी इनकम की बात करूं, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट से भी रेवेन्यू की बात कर रहा है, इनकम की। अक्रूवल कॉन्सेप्ट इनकम एक्सपेंस दोनों की बात कर रहा है। सो जैसे ही कोई रेवेन्यू रियलाइज हो जाए तू उसे रिकॉग्नाइज कर ले। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कह रहा है। सर मतलब प्लीज ध्यान देना, आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं। मैंने क्रेडिट बेसिस पे माल बेचा, क्रेडिट बेसिस पे माल बेचा, बोलो मुझे एक्चुअल में कैश रिसीव हुआ है क्या? मुझे एक्चुअल में कैश रिसीव हुआ है क्या? नो। भले ही मुझे कैश रिसीव नहीं हुआ बट फिर भी मैं इस ट्रांजेक्शन का अकाउंटिंग करता हूं, सर ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि मैंने क्रेडिट सेल जो 100 रुपए का किया था, भले ही मुझे कैश नहीं मिला लेकिन उस कैश को रिकवर करने का लीगल राइट मिल गया है। मतलब मुझे रेवेन्यू रियलाइज हो गया है, मतलब मैं उसकी अकाउंटिंग कर लूंगा। सर नहीं समझा, एक बार फिर से बताना। प्लीज ध्यान देना मेरे बच्चे, प्लीज ध्यान देना। जब भी आप किसी को कुछ माल सेल करते हो तो या तो आपको एक्चुअल में कैश मिल जाएगा, अमाउंट मिल जाएगा इन मनी और मनीज वर्थ कुछ मिल जाएगा, यस और नो, या फिर आपको सामने वाले से, अगर आपने उधारी में माल बेचा तो सामने वाले से आपको पैसे रिकवर करने का लीगल राइट मिल जाएगा। इन दोनों में से या तो एक्चुअल में अमाउंट मिल जाना या तो उस अमाउंट को रिकवर करने का लीगल राइट मिल जाना। इन दोनों में से कोई एक चीज भी अगर आपके पास आ गई तो यस, आप लोग बोलोगे कि रेवेन्यू रियलाइज हो गया तो उसे रिकॉग्नाइज कर लो। और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे तरफ मत देखो, ऐसा रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ने बोला। फिर बात समझ आ रहा है? सो मैंने अगर किसी को माल बेचा, या तो पैसा मिल गया, यस अकाउंटिंग कर दो। पैसा नहीं मिला, पैसा रिकवर करने का लीगल राइट मिल गया, यस तो भी अकाउंटिंग कर दो। इन दोनों में से कोई एक भी चीज मिल जाती है, या तो लीगल राइट या तो अमाउंट मिल जाता है, हम लोग अकाउंटिंग कर लेंगे। समझ में आ रहा है सभी को, यस और नो? सर अक्रूवल कॉन्सेप्ट में जो इनकम वाला पार्ट है वो यही है क्या? हाँ मेरे बच्चे वो यही है। ये बात समझ आई सभी को? चलो मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, ये कौन सा कॉन्सेप्ट हमने देखा बेटा? अभी रियलाइजेशन देखा, उसके पहले कॉस्ट देख लिया, मैचिंग देखा, देन उसके पहले हमने अक्रूवल देखा, अक्रूवल के पहले पीरियोडिसिटी, गोइंग कंसर्न, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ओ हो इतने सारे कॉन्सेप्ट हमने देख लिए मेरे बच्चे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट 9th नंबर का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चे, अच्छे से ध्यान देना। अभी हमने कौन सा कॉन्सेप्ट देखा था? देखो जरा स्क्रीन पे ध्यान देना मेरे बच्चे। अभी हमने देखा था बेटा रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मेरे बच्चे ड्यूअल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। सर ये कॉन्सेप्ट काम का है क्या? हाँ मेरे बच्चे, ये कॉन्सेप्ट बड़े काम का है। सर कैसे? ध्यान देना जरा अच्छे से। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का क्या कहना है? जैसे आप सभी लोग जानते हो इस दुनिया में 2 ही चीजें होती है। सर क्या बात कर रहे हो? हमने तो सुना बहुत सारी चीजें होती है। अकाउंटिंग की दुनिया में 2 ही चीजें होती है। कौन सी 2 चीजें होती होंगी? गेस करो। अकाउंटिंग के दुनिया में ये होता है, देखो ये मैं हूं, ये कोई और दूसरी पार्टी है, लेन और देन, इसके अलावा कुछ होता है क्या? लेन देन के अलावा इस दुनिया में कुछ नहीं होता है। लेन देन, बोलो बेटा, हाँ बोलो। लेन देन कितना है? 1 2, इसीलिए ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है। लेन देन के अलावा कुछ तीसरा होता है क्या? लेन देन, इसीलिए ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है। मतलब ये कॉन्सेप्ट कहता है हर ट्रांजैक्शन को 2 नजरिए से देखो। हर ट्रांजैक्शन को कितने नजरिए से देखना है? 2 नजरिए से। और वो दोनों नजरियों को आप लोग प्यार से डेबिट एस्पेक्ट और क्रेडिट एस्पेक्ट कहते हो। लेन देन
सर अब डेबिट और क्रेडिट में लेन क्या है और देन क्या है? नो, ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते। इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस। कभी कभी डेबिट यानी लेन होता है तो कभी कभी डेबिट यानी देन होता है, कभी कभी क्रेडिट यानी लेन तो कभी कभी क्रेडिट यानी देन। सर समझा नहीं। डेबिट एस्पेक्ट क्रेडिट एस्पेक्ट दो नजरिए से ट्रांजेक्शन को देखना है, बरोबर है। जो मेरे लिए लेना है वो हर किसी के लिए लेन नहीं रहेगा, मे भी किसी के लिए देन रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? सो डेबिट क्रेडिट का मीनिंग सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होता है। सर ये बात समझ में नहीं आई, मैं अभी बताता हूं बेटा, प्लीज ध्यान देना। सो ये ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है हर ट्रांजैक्शन को दो नजरिए से देखो। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है हर ट्रांजैक्शन को दो नजरिए से देखो। कौन से दो नजरिए बेटा? डेबिट एस्पेक्ट क्रेडिट एस्पेक्ट। अब डेबिट और क्रेडिट का मीनिंग समय समय पे चेंज होता है मेरे बच्चे, देखो ध्यान देना। डेबिट का मतलब क्या होता है? असेट बढ़ना, इसका मतलब क्या होता है? डेबिट। लायबिलिटी कम होने को भी डेबिट कहते हैं। एक्सपेंस बढ़ रहा है तो भी डेबिट है। इनकम कम हो रहा है तो भी डेबिट है। समझ में आ रहा है क्या? यस और नो, यस और नो। अब ध्यान देना, क्रेडिट मतलब क्या? असेट कम हो रहा है यानी क्रेडिट। लायबिलिटी बढ़ रहा है, इसको भी क्रेडिट कहते हैं इस सिनारियो को। एक्सपेंस कम हो गया, क्रेडिट। इनकम बढ़ गया, ये भी क्रेडिट है। कुछ बात समझ आ रही क्या? सो मैंने आपको जो थोड़ी देर पहले बताया था, डेबिट क्रेडिट का अलग अलग सिनारियो में अलग अलग मीनिंग है। छोड़ो ना, जो भी है, हर ट्रांजैक्शन को दो नजरिए से देखना है, लेन देन। इसीलिए ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है। सर ये कॉन्सेप्ट का कहना क्या है? ये कॉन्सेप्ट का कहना ये है, ये कॉन्सेप्ट का कहना ये है, हे अकाउंटेंट सुन, हर बार असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल रहेगा। ये हर बार टैली रहेगा। प्यार से आप लोग इसको अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हो। प्यार से आप लोग इसको अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हो मेरे बच्चे। सर अभी भी नहीं समझा? देखो मैं बता दो बेटा, ये अकाउंटिंग इक्वेशन को हम लोग टैली करके देखेंगे, ये अकाउंटिंग इक्वेशन को हम लोग बना के देखेंगे मेरे बच्चे। अभी क्या अभी ले चल बता तो मुझे, प्लीज ध्यान देना। असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। चलो बोलो, आपके दिल में जो भी ट्रांजैक्शन आता है बोलो, मैं ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के साथ वो ट्रांजैक्शन को प्रूव करके बताता हूं। सबसे पहला मेरे को मालूम है बच्चे क्या बोलेंगे, सर बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश। लो बिजनेस में कैश आ गई यानी कैश असेट में आ गई, असेट बढ़ जाएगी। कितने कैश से बिजनेस स्टार्ट किया? आपको समझाने के लिए 1 लाख रुपीज से। बिजनेस में कैश आ गई, असेट बढ़ गई तो असेट में लिख दिया, बरोबर है। लायबिलिटी में नो चेंज, कैपिटल, ओनर ने कैश लाया तो कैपिटल बढ़ जाएगा क्या? यस। ये एक बार उसी कैश को हमने कैश बोल के डेबिट किया और एक बार उसी कैश को कैपिटल बोल के, एक बार उसी कैश को हमने कैपिटल बोल के, एक बार उसी कैश को कैपिटल बोल के क्रेडिट किया। छोड़ो ना डेबिट क्रेडिट, देखो टैली है क्या अकाउंटिंग इक्वेशन? 1 लाख इज इक्वल टू नो चेंज प्लस 1 लाख टैली। यस और नो? और कोई ट्रांजैक्शन बोलो। अब बच्चा बोलेगा सर माल खरीदा उधारी पे, लो लिख लेता हूं, माल खरीदा कितने का? 20,000 का, क्रेडिट बेसिस पे। बिजनेस में माल यानी असेट यानी स्टॉक आ गया, पैसे तो दिए ही नहीं, उधारी पे खरीदा, उधारी पे खरीदाने लायबिलिटी बढ़ गई इसलिए प्लस लिख रहा हूं। क्रेडिटर्स, पैसा देना है ना हमें उनको। कैपिटल में नो चेंज, यस और नो? बोलो 1 लाख प्लस 20,000, 1,20,000 is equal to no change plus 20,000 plus 1 lakh plus no change is equal to 1 lakh। क्या बोलते हो मेरे बच्चों? 1,20,000 is equal to 20,000 plus 1 lakh टैली हो रहा है क्या? और बोलो, हाँ बोलो मेरे बच्चे। सर माल बेचा आपने उधारी में, मेरा आपसे सवाल है कितने का माल बेचा? 1,000 रुपए का माल सर आपने 1,200 में बेचा, उधारी में बेचा। 1,000 का माल कितने में बेचा? 1,200 में। 1,000 का 1,000 में थोड़ी ना बेचूंगा, पैसा नहीं कमाऊंगा, धंधा करने बैठा हूं यहाँ पे, पैसा तो कमाऊंगा ना। 1,000 का माल गया यानी स्टॉक कम हो गया 1,000 का, इसलिए माइनस कर दिया। स्टॉक कितने का कम हुआ? 1,000 का। लेकिन उधारी में माल बेचा तो डेटर कितने के बढ़े? बोल मेरे बच्चे, डेटर बढ़ गए आपके 1,200 रुपए के। माल उधारी में बेचा तो डेटर बढ़ गए 1,200 के, यस और नो?
माल कम हुआ 1000 का, डेटर बढ़ गए 1200 के, बरोबर है। बोल मेरे बच्चे इस चक्कर में फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? फायदा। 1000 का माल 1200 में बेचा, फायदा हुआ। फायदा यानी प्रॉफिट, फायदा यानी प्रॉफिट। लाइबिलिटी में नो चेंज, प्रॉफिट की वजह से कैपिटल बढ़ता है। ये देखो फायदा कितने का हुआ? 200 का। 1000 का माल 1200 में बेचा तो फायदा हुआ 200 का। ये फायदे की वजह से प्रॉफिट कैपिटल बढ़ गया, इसीलिए हमने कैपिटल में प्लस लिख दिया मेरे बच्चे। बोलो 120 माइनस 1000 प्लस 1200, सो 1,20,200 इज इक्वल टू 20,000 प्लस नो चेंज 20,000 प्लस 1 लाख प्लस 200, 1,02,000। चेक कर लो मेरे बच्चे टैली है कि नहीं। सो बेटा आप दुनिया का कोई भी ट्रांजैक्शन बोलो, दुनिया का कोई भी ट्रांजैक्शन बोलो, इस इक्वेशन में फिट होने वाला है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर वो डेटर्स के लिए प्रोविजन क्रिएट किया, वो भी क्रिएट करके बता दो। अभी क्रिएट करके बता देता हूँ, जो दिल में आए वो सवाल आप पूछ सकते हो बेटा। डेटर्स के लिए प्रोविजन क्रिएट किया, अभी क्रिएट कर देता हूँ, प्लीज ध्यान देना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बोलो बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। इस चक्कर में क्या होता है, डेटर बढ़ते हैं कम होते हैं। बैलेंस शीट के हम लोग असेट साइड में डेटर के नीचे से माइनस करते हैं ना। चलो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेटर से कम किया, कितने की प्रोविजन? आपको समझाने के लिए 100 रुपए की। डेटर्स को मैंने कम कर दिया। कुछ बच्चा बोलेगा नहीं सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेटर में से कम मत करो, लाइबिलिटी में दिखाओ। तो लाइबिलिटी में ऐड कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे, बरोबर है। कुछ भी करो, असेट से माइनस करना क्या, लाइबिलिटी में ऐड करना क्या, बात तो एक ही है। मैंने डेटर से कम कर दिया। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये फ्यूचर में होने वाले लॉस को मैं आज रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ, बरोबर है। फ्यूचर में होने वाले लॉस को आज रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है डेटर पैसा नहीं देगा, डुबा देगा, बैड डेट होने वाला है, लॉस की चक्कर में कैपिटल कम होता है। तो देखो मैंने कैपिटल से माइनस किया, इधर नो चेंज। चल मेरे बच्चे बता, 120 200 माइनस 100, 1,20,000 100, 20,000 प्लस नो चेंज 20,000 प्लस 1,02,000 माइनस 100 इज इक्वल टू प्लस 1,01,000। चेक कर लो मेरे बच्चों अगेन टैली, चेक कर लो मेरे बच्चों अगेन टैली, चेक कर लो फटाफट से, चेक कर लो बेटा, चेक कर लो मेरे बच्चे, चेक करो। ओके चेक कर लो, चल डन। उसके बाद आगे बढ़ते हो, और आगे बढ़ते मेरे बच्चे प्लीज ध्यान देना। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ सब कुछ प्रॉपर हो रहा है ना। हाँ ऑल सेट। चलो तो मेरे ख्याल से आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि ये ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ये ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या करता है। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा है कि हे अकाउंटेंट सुन, दुनिया में जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, हर ट्रांजैक्शन के पीछे कितनी वजह है बेटा, हर ट्रांजैक्शन के पीछे कितने एस्पेक्ट है? 2 एस्पेक्ट है। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो कोई एक या एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट होता है और कोई दूसरा एक या एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट होता है मेरे बच्चे। ये बात समझ आ रही सभी को? और अंदर की बात बताओ आपको, यही वो कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से आपकी बैलेंस शीट टैली होती है। यही वो कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से आपकी बैलेंस शीट टैली हो रही है। देखो बैलेंस शीट की असेट साइड और ये लायबिलिटी और कैपिटल बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, और ये हर बार टैली रहेगा। सो आज के बाद अगर आपसे कोई सवाल पूछता है कि बैलेंस शीट टैली क्यों होती है, उसको बोले इधर बैठ, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। आज के बाद अगर आपसे कोई सवाल पूछता है कि ट्रायल बैलेंस क्यों टैली होता है, ट्रायल बैलेंस में डेबिट कॉलम क्रेडिट कॉलम क्यों टैली होता है, उसको बोले इधर आप बैठ, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। कोई आपसे सवाल पूछता है कि जर्नल एंट्री में हर बार डेबिट क्रेडिट क्यों इक्वल आता है, उसको बोले इधर आप बैठ, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। कुछ बात समझ में आ रहा है क्या? ये आपकी बैलेंस शीट ही तो है, ये असेट साइड की टोटल है, ये असेट साइड की टोटल है, और ये पूरी लायबिलिटी साइड की टोटल है। कुछ बात समझ में आया? ड्यूअल एस्पेक्ट के बाद अगला कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चे कंजर्वेटिज्म। अगला कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चे कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट है, प्लीज ध्यान देना। ड्यूअल एस्पेक्ट का नंबर था 9, अब कंजर्वेटिज्म रहेगा नंबर 10। कंजर्वेटिज्म नंबर 10। क्या कहना है कंजर्वेटिज्म का? देखो अच्छे से ध्यान देना मेरे बच्चे, कंजर्वेटिज्म का क्या कहना है। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहता है, प्लीज ध्यान दें मेरे बच्चे, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहता है, हे अकाउंटेंट सुन, जब भी तू अकाउंटिंग एंट्री करेगा, क्या कह रहा है कंजर्वेटिज्म? हे अकाउंटेंट सुन, जब भी तू अकाउंटिंग एंट्रीज करेगा तब तूने क्या करना है मेरे बच्चे, प्लीज ध्यान देना, तब तूने क्या करना है बेटा, फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंसेस और लॉसेस को आज रिकॉग्नाइज करना है। व्हाइल डूइंग एन अकाउंटिंग एंट्रीज यू हैव टू एस्टिमेट द फ्यूचर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बट डू नॉट एस्टिमेट फ्यूचर इनकम और गेन। यस और नो?
अकाउंटिंग एंट्रीज करते वक्त फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंस और लॉसेस को आज रिकॉग्नाइज करो, फ्यूचर में होने वाले इनकम या गेन को आज रिकॉग्नाइज मत करो। मारवाड़ी बन जाओ, कंजूस बन जाओ, कंजर्वेटिव बन जाओ। यस और नो? सो प्लीज ध्यान देना, कंजर्वेटिज्म का कहना है एंटीसिपेट 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 फ्यूचर expenses and losses, but do not anticipate future income or gain। सर समझा नहीं, प्लीज ध्यान देना। आप सभी ने मुझसे शादी करोगी मूवी देखा है क्या? मुझसे शादी करोगी मूवी देखा है? मुझसे शादी करोगी मूवी देखा है मैडम आपने? सलमान खान का देखा है? मुझसे शादी करोगी मूवी, सलमान खान, अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा। उसमें सलमान खान क्या करता है? पिगी बैंक बना के रखता है। ये सलमान खान ने पिगी बैंक बना के रखे, ये देखो पिगी बैंक बना के रखे, है ना? ये देखो पिगी बैंक बना के रखे, है ना? एक माँ की आंखों के ऑपरेशन के लिए, बहन की शादी के लिए, और एक उसकी हीरोइन के लिए, रानी के लिए। यस और नो? सलमान को बताए फ्यूचर में उसकी माँ की आंख का ऑपरेशन करना है, तो फ्यूचर में यहाँ पे प्रोविजन फॉर माँ की आंख, प्रोविजन फॉर बहन की शादी, प्रोविजन फॉर रानी। समझ में आ रहा है क्या? मतलब उसे पता है फ्यूचर में एक्सपेंसेस होने वाले हैं, तो फ्यूचर के एक्सपेंसेस के लिए उसने अभी से प्रोविजन क्रिएट करके रखा। फ्यूचर के एक्सपेंसेस और फ्यूचर के लॉसेस के लिए अभी से वो एंटिसिपेट कर रहा है, प्रोविजन कर रहा है, अभी से चिंता कर रहा है, अभी से रिजर्व बना रहा है। यस और नो? सो फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंसेस और लॉसेस के लिए अभी से प्रोविजन क्रिएट करो, अभी से चिंता करो। फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए अभी से प्रोविजन क्रिएट करो। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं मेरे बच्चे, ये कंजर्वेटिज्म कह रहा है। सो कंजर्वेटिज्म के कॉन्सेप्ट कहता है एंटिसिपेट फ्यूचर इन एक्सपेंस और लॉसेस, बट डू नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर इनकम और गेन। सर ऐसा क्यों? मुझे एक बात बताओ, आप सभी लोग फ्यूचर में सीए, सीएस और सीएमए या जो भी कोई आप कोर्स कर रहे हो, आप इंशाल्लाह बन जाओगे। मुझे पता है बेटा, आप डेफिनेटली आप सभी लोग बहुत अच्छे नंबर से पास होने वाले हो। यस और नो? सो प्लीज ध्यान देना, आप सभी लोग फ्यूचर में पास होने वाले हो। यस और नो? सबने बोला यस। चलो मुझे आज पार्टी दो। आप सब लोग फ्यूचर में पास होने वाले हो, फ्यूचर में अच्छी कमाई करोगे, चलो मुझे पार्टी दो। कोई देगा क्या? आप सब लोग क्या बोलेंगे? सर फ्यूचर में पास होंगे तब पार्टी देंगे, आज क्यों दे? मतलब आप फ्यूचर में होने वाले फायदे को, इनकम गेन को, फ्यूचर में होने वाले फायदे को, इनकम गेन को आज रिकॉग्नाइज नहीं करते हो। लेकिन आपको पता है फ्यूचर में आपका एग्जाम है, तो आप अभी से पढ़ाई करते हो। दैट मीन्स यू आर कंजर्वेटिव इन नेचर। दैट मीन्स यू आर कंजर्वेटिव इन नेचर। सो आज के बाद अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि हम लोग रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्यों क्रिएट करते, उसको बोलना इधर आ बैठ। उसके पीछे एक वर्ड में वजह है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, एक वर्ड में क्या वजह बेटा? कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। ये बात समझ में आई क्या सभी को? ये बात समझ में आई मेरे बच्चे? सो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जो भी हम लोग प्रोविजन रिजर्व क्रिएट करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिज्म। क्लियर? आपने पीएनएल के डेबिट साइड में देखा होगा ना, आरडीडी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जस्ट बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिज्म। एंटिसिपेट फ्यूचर एक्सपेंस एंड लॉसेस बट डू नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर इनकम और गेन। आगे बढ़ रहा हूं मेरे बच्चे, और आगे बढ़ रहा हूं। ये क्या था आपका? 10 नंबर का था। अगला कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चे, अगला कॉन्सेप्ट है 11 नंबर। कंजर्वेटिज्म के बाद मेरे बच्चे कंसिस्टेंसी। क्या नाम है उसका? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट प्लीज ध्यान देना अच्छे से, प्लीज ध्यान देना। कंजर्वेटिज्म का नंबर सही था ना? एक बार चेक कर लेता हूं। कंजर्वेटिज्म था 10, अब है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का क्या कहना है? बड़ा आसान है। कंसिस्टेंसी का कहना है आपने पिछले पीरियड में जो अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो की थी, सेम अकाउंटिंग पॉलिसी इस पीरियड में फॉलो करो। इस पीरियड में जो फॉलो कर रहे हो सेम अगले पीरियड में फॉलो करो। कुछ बात समझ में आ रही क्या? सेम पॉलिसी अगले पीरियड में फॉलो करो। सो अगर आप ऐसा कर रहे हो दैट मीन्स यू आर कंसिस्टेंट। मतलब पिछले पीरियड में जो पॉलिसी फॉलो किया था सेम पॉलिसी आपने इस पीरियड में फॉलो करना है। अगर आप ऐसा कर रहे हो मतलब आप कंसिस्टेंट हो। सर एग्जांपल दो ना इसका। पिछले पीरियड में आपने असेट के डेप्रिसिएशन के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड यूज किया था, इस बारी में भी स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हो, मतलब आप कंसिस्टेंट हो। पिछले बारी में आपने इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए जो मेथड पॉलिसी फॉलो किया था सेम पॉलिसी इस बार भी फॉलो करो, मतलब आप कंसिस्टेंट हो। आपने पिछले पीरियड में गुडविल के वैल्यूएशन के लिए जो मेथड फॉलो किया था सेम इस पीरियड में फॉलो करो, मतलब आप कंसिस्टेंट हो।
लेकिन जरूरी नहीं है कंसिस्टेंसी की आड़ में अगर आप कुछ गलत काम कर रहे हो तो सेम गलत काम आप हर साल फ्यूचर में करो, जरूरी नहीं है। अगर आपको ऐसा आप समझ में आया तीसरे साल में कि ये एसएलएम मेथड यूज नहीं करना चाहिए था, यहाँ पे डब्ल्यूडीवी मेथड यूज करना चाहिए, तो यस दाग अच्छे है, कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर दो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप पिछले कई समय से कंसिस्टेंटली गलत काम करते आ रहे हो तो यस आप डेफिनेटली कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर सकते हो और यस वहां पे आप चेंज कर सकते हो। सर कब ब्रेक कर सकते हैं हम कंसिस्टेंसी को? अगर लॉ ने बोला है तो, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बोला है तो, या तो आपको लगता है कंसिस्टेंसी ब्रेक करने की वजह से आपका अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छा हो जाएगा। फॉर मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन तीनों में से कोई एक रीजन की वजह से भी आप कंसिस्टेंसी ब्रेक कर सकते हो। यस और नो, यस और नो। आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हो आप कंसिस्टेंट हो, आप रेगुलर पढ़ाई नहीं करते हो तो भी आप कंसिस्टेंट हो, आप रेगुलर गलत काम कर रहे हो आप कंसिस्टेंट हो, लेकिन यहाँ कंसिस्टेंसी ब्रेक करना होगा क्योंकि लॉ या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या आपको लगता है फॉर मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन आपको कंसिस्टेंसी ब्रेक करना पड़ेगा। यस और नो। उसके बाद का कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चे, प्लीज ध्यान देना, उसके बाद का कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चे मटेरियलिटी। मटेरियलिटी मटेरियलिटी मटेरियलिटी, प्लीज ध्यान देना सभी ने। ये कॉन्सेप्ट कहता है हे अकाउंटेंट सुन। क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट? सर आप वही बोलते हो हे अकाउंटेंट सुन, नहीं तो और क्या बोलूं? अकाउंटेंट का नाम अगर शीला है तो मैं बोलूंगा हे शीला सुन, अकाउंटेंट का नाम अगर सखाराम है तो मैं बोलूंगा हे सखाराम सुन। समझ में आ रहा है क्या? तो हे अकाउंटेंट सुन। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट का कहना है हे अकाउंटेंट सुन, आपने 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 सुनना सुन आपने, अरे कुछ देखो मत, ये ऐसे ही कुछ लिख दिया मैंने। आपने, प्लीज ध्यान देना बेटा, आपने वो ही ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग करना है जो मटेरियल है, यानी आपने कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना है? ओनली मटेरियल ट्रांजैक्शन। सर क्यों? इमटेरियल ट्रांजैक्शन है तो, इमटेरियल ट्रांजैक्शन है तो उसको इग्नोर कर दो। कैसा लगा सुन के? सर समझा नहीं, प्लीज ध्यान देना। मैं तो रास्ते से जा रहा था, रास्ते में भिखारी था, मैंने भिखारी को 1 रुपीज डोनेट कर दिया। बोलो मैं इसका अकाउंटिंग करूंगा क्या? ना। लेकिन मैं तिरुपति मंदिर में गया और तिरुपति संस्थान में जाकर के मैंने वहां 5000 रुपीज डोनेट किया। ये भी डोनेशन है, ये भी डोनेशन है, ये भी डोनेशन है। बोलो मैं इसका अकाउंटिंग करूंगा क्या? हाँ। सर दोनों भी डोनेशन है, एक डोनेशन का अकाउंटिंग नहीं किया, एक डोनेशन का आप अकाउंटिंग कर रहे हो, ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कहता है इमटेरियल ट्रांजैक्शन 1 रुपीज मेरे लिए इमटेरियल है इसलिए मैंने अकाउंटिंग नहीं किया, और 5000 रुपए जो डोनेट किया वो मेरे लिए मटेरियल है इसलिए मैंने उसका अकाउंटिंग कर दिया। अब जरूरी नहीं है कि जो मेरे लिए मटेरियल है वो सबके लिए मटेरियल रहेगा। मटेरियलिटी डिपेंड्स ऑन केस टू केस। सेंटेंस पे गौर करना, मटेरियलिटी डिपेंड्स ऑन केस टू केस। जो 1 रुपया मेरे लिए इमटेरियल है इसलिए मैंने अकाउंटिंग नहीं किया, लेकिन 1 रुपया उस भिखारी के लिए मटेरियल है इसलिए 1 रुपए के लिए वो दिन दिन भर सड़कों पर घूमता है। 5000 रुपए मेरे लिए मटेरियल है इसीलिए मैंने 5000 का अकाउंटिंग कर दिया, लेकिन वही 5000 रुपए मुकेश अंबानी के लिए इमटेरियल है। मुकेश अंबानी के लिए 5 लाख रुपए मटेरियल है, लेकिन सेम 5 लाख रुपए बिल गेट्स के लिए इमटेरियल है। समझ में आया क्या? मटेरियलिटी डिपेंड्स ऑन केस टू केस। आज के बाद अगर आपसे कोई सवाल पूछे, प्लीज ध्यान देना मेरे बच्चे, आज के बाद आपसे कोई सवाल पूछे कि स्टेपलर कैलकुलेटर वैसे देखा जाए तो डेफिनेशन के हिसाब से ये असेट है, बट फिर भी हम लोग बैलेंस शीट के असेट साइड में इसको नहीं दिखाते, इसको असेट में नहीं दिखाते, इसको एक्सपेंस बोल के दिखा देते। क्यों? क्योंकि ये इतने भी मटेरियल नहीं है कि इनको असेट में दिखाए, और इतने भी मटेरियल नहीं है कि पूरा पूरा इग्नोर कर दे, इसलिए बीच का रास्ता हम लोग इनको एक्सपेंस में दिखाते हैं, स्टेशनरी में। वैसे देखा जाए तो स्टेपलर कैलकुलेटर असेट है कि नहीं? बताओ मुझे, आप बताओ, यस और नो। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, बस लास्ट 2 मिनट का है मेरे बच्चे, बिल्कुल चिंता मत करो, लास्ट 2 मिनट बच्चे। 13 नंबर सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म। 13 नंबर सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म। और उसके बाद लास्ट कॉन्सेप्ट रहेगा मेरे बच्चे आपका फुल डिस्क्लोजर और डिस्क्लोजर। हो गया, दैट्स इट, गेम ओवर, बस इतना ही देखना है।
ओके, बस इतना ही देखना मेरे बच्चे, देखो अच्छे से ध्यान देना। सो सब्सटेंस और लीगल फॉर्म का क्या कहना है। हे अकाउंटेंट सुन, हे अकाउंटेंट सुन, जब भी तो अकाउंटिंग करेगा तब तूने लीगल फॉर्मेलिटी को चूल्हे में डालना है, लीगल फॉर्मेलिटी को सप्रेस करो, और सब्सटेंस इकोनॉमिक रियलिटी, सब्सटेंस सब्सटेंस इकोनॉमिक रियलिटी, इकोनॉमिक रियलिटी, इकोनॉमिक रियलिटी या वस्तु स्थिति, वस्तु स्थिति, वस्तु स्थिति को देख करके अकाउंटिंग करो, इकोनॉमिक रियलिटी को देख करके अकाउंटिंग करो, और ये लीगल फॉर्म को चूल्हे में डाल दो। मतलब जब भी आप अकाउंटिंग करोगे तब आपने लीगल फॉर्मेलिटी को नहीं देखना है, आपने वस्तु स्थिति, इकोनॉमिक रियलिटी, सब्सटेंस को देख करके अकाउंटिंग करना है। मेरे बच्चे ये बात समझ आई सभी को। चलो थोड़ा आगे बढ़ता हूं, इसका एग्जांपल दे रहा हूं। ये साल शुरू हो गया यहाँ पे 1 जनवरी 2020। आपको समझाने के लिए अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है 31 दिसंबर 2020। आपको समझाने के लिए सिर्फ मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अदरवाइज 1 अप्रैल टू 31 मार्च भी ले सकता था। अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2020। मैंने 30 दिसंबर को BMW कार परचेस किया मेरे बच्चे। इसके लिए मैंने पैसा दे दिया, इसके लिए मैंने पैसा दे दिया। कार बिजनेस में आ गई, कार रेडी फॉर यूज है, कार बिजनेस में आ गई, कार रेडी फॉर यूज है मेरे बच्चे, कार रेडी फॉर यूज है, पैसा दे दिया। लेकिन बिल, आरसी बुक मेरे नाम पे अभी तक आया नहीं, आरसी बुक मेरे नाम पे आया नहीं, मैं उस कार का लीगल ओनर अभी तक बना नहीं। अब बताओ मेरे बच्चे, अगले दिन तो साल खत्म हो गया, अगले दिन साल खत्म हो गया, उसके बाद 1 जनवरी से नया साल शुरू हो रहा है। अब मुझे बताओ, ये जो कार है, ये कार मैं ये इसी साल के बैलेंस शीट में दिखाऊं या अगले साल जब मैं ओनर बनूंगा, क्योंकि मुझे बिल इसका कब मिलने वाला है, अगले साल, इसका ओनरशिप कब आएगी, अगले साल। तो मैं ये कार को अगले साल के बैलेंस शीट में दिखाऊं या इसी साल के बैलेंस शीट में दिखाऊं। अगर आप लीगल फॉर्म को देखोगे तो मैंने अगले साल में दिखाना चाहिए, लेकिन आप सब्सटेंस, वस्तु स्थिति, रियलिटी को देख के अकाउंटिंग करोगे तो क्या हुआ, लीगल फॉर्मेलिटी पेंडिंग है, लीगल फॉर्मेलिटी को चूल्हे में डालो। वस्तु स्थिति क्या है, पैसा दे दिया, कार आ गई, कार रेडी फॉर यूज है, इसी साल में कार को आप बैलेंस शीट के असेट में दिखाओ, इसी साल में दिखाओ बेटा। लीगल फॉर्मेलिटी को चूल्हे में डालो। कुछ बात समझ में आई क्या मेरे बच्चे। अकाउंटेंट को बुलाए, है अकाउंटेंट तो अकाउंटिंग करो, किसको देख करके, वस्तु स्थिति, इकोनॉमिक रियलिटी को देख करके अकाउंटिंग कर, सब्सटेंस को देख करके अकाउंटिंग कर, लीगल फॉर्मेलिटी को चूल्हे में डाल। कुछ बात समझ में आए। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं होता तो कार के तुम लीगल ओनर नहीं बने, चलो अगले साल अकाउंटिंग करो कार की, समझ में आ रहा है क्या। लेकिन तो क्या हुआ, हम लोग अभी तक लीगल ओनर नहीं बने, वो तो फॉर्मेलिटी पेंडिंग है। कार आ गई, पैसे दे दिए, रेडी फॉर यूज है, दैट्स इट, गेम ओवर। इसी साल में कार हम लोग असेट बोल के दिखाएंगे, तो क्या हुआ, लीगल ओनर हम लोग नेक्स्ट ईयर में बनने वाले। यस और नो। लास्ट कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चे आज का लॉस्ट कॉन्सेप्ट है। सारे कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग कवर हो गए, सीए, सीएस, सीएमए, फाउंडेशन, तीनों जगह पे काम आने वाले बेटा। डिस्क्लोजर, और इसी को हम लोग प्यार से फुल डिस्क्लोजर कहते हैं। इसका कहना है, हे अकाउंटेंट सुन, you have to disclose all significant and material information, all significant and material information इन द फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त तूने सारी सिग्निफिकेंट और मटेरियल इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोजर देना है मेरे बच्चे। कोई भी इंफॉर्मेशन सिग्निफिकेंट या मटेरियल इंफॉर्मेशन छूटनी नहीं चाहिए, कोई भी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन छूटनी नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है सभी को। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट कह रहा है। जब लड़का लड़की पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं, ये लड़की और ये लड़का ये फर्स्ट टाइम एक दूसरे से मिल रहे हैं शादी के लिए बेटा, तो ये एक दूसरे को क्या देते हैं, डिस्क्लोजर, है ना। लड़की बोलती है, लड़का बोलता है मेरे ये अफेयर्स थे, मेरे को ये खाने पीने का शौक है, मेरा सब ऐसा था। लड़की बोलती ठीक है कोई बात नहीं, मेरा भी ऐसा था, मेरा भी ऐसा था, मेरा भी ऐसा था। तो दोनों ने एक दूसरे को क्या दिया, डिस्क्लोजर दिया। डिस्क्लोजर देने की वजह से रिलेशन अच्छा रहता है। सर यहां डिस्क्लोजर का क्या आया बुक्स ऑफ अकाउंट में, अरे बाबा फिनेंशियल स्टेटमेंट में सारी इंफॉर्मेशन अगर प्रॉपरली डिस्क्लोज किया है तो जो यूजर्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट है उनको समझने में आसानी नहीं होगी क्या। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटेंट उन्हें सारे सिग्निफिकेंट और मटेरियल इंफॉर्मेशन का क्या देना है, डिस्क्लोजर देना है। कुछ बात समझ में आ रही क्या, यस और नो, यस और नो। ये आपके सारे कॉन्सेप्ट थे मेरे बच्चे, ये आपके सारे कॉन्सेप्ट थे, बरोबर है। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो मुझे एक बार प्लीज बोलो, एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट, एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट।
सर हम आपको डाउट कैसे पूछे, कमेंट चल नहीं रही है यूट्यूब की, हम आपको डाउट कैसे पूछे। मेरे बच्चे प्लीज ध्यान देना अच्छे से, देखो मैं बताता हूँ डाउट कैसे पूछना है। बच्चों, माय नेम इज CACH हरीश ए मथारिया, बरोबर। सर इसका क्या करे, अचार डालना है। सुन तो सही भाई, इसी नाम से यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से फेसबुक है, इसी नाम से आपका CA हरीश के नाम से ही इंस्टाग्राम का अकाउंट है बेटा। इसी नाम से आप गूगल पे सर्च करोगे, इसी नाम से अगर आप गूगल सर्च करोगे तो इसी नाम से सब कुछ मिल जाएगा। इसी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल भी है। 1000 तरीके, अगर कोई डाउट है डेफिनेटली पूछो मुझसे, अगर हुआ तो मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करूंगा मेरे बच्चे। डन। एनी काइंड ऑफ डाउट, एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट, आप CA CS CMA BCom MCom MBA LLB में भी जहाँ पे अकाउंट्स आ रहा है, फर्स्ट ईयर में है ना थोड़ा सा 5 साल के LLB में, तो बेटा अगर कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली मैं हेल्प करूंगा। 11 12 महाराष्ट्र बोर्ड एज वेल एज CBSE बोर्ड। थैंक यू वेरी मच, बाय बच्चों। हाँ, कुछ बच्चे बोलते हैं सर आपका नंबर क्या है। माई नंबर इज 9822 एंड 93220, 98220 एंड 93220। थैंक यू वेरी मच, बाय बच्चों।